तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, नाम था हिस्टेरेसिस, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्टेरेसिस नहीं है, हिस्टेरेसिस क्षति है। नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, हिस्टेरेसिस लॉस या हिस्टेरेसिस क्षति। हानिया नहीं होता, हानि होती है। हानिया मतलब बहुवचन, हिस्टेरेसिस हानिया। 50 एक और थोड़ी देख रहे हैं अपने, एक ही देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस लॉस। और अब लॉस क्या चीज है, तो ये देखने के लिए थोड़ी सी थ्योरी जो अब तक पढ़ी थी उसमें चेंजिंग करेंगे। अब तक जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण कर रहे थे, कोर लगाई, कुंडली लपेटी, धारा दे दी थी, कौन सी धारा दी थी। लेकिन अब इस लॉस को समझना है ना, तो धारा क्या देंगे, एसी देंगे, क्योंकि ये लॉसेस केवल और केवल तभी होता है जब धारा की क्या बदलती है, दिशा। बदलने को तो हम डीसी में भी धारा की क्या बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। आपको टर्मिनल चेंज करने पड़ेंगे, बारी बारी खोल के यू प्लस इधर माइनस इधर यू करना पड़ेगा। और एक ऐसा हमारे पास मशीन है जिसकी धारा की दिशा अपने आप ही क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो धारा ही वो यूज कर लो ना, आसानी से समझ में आएगा। इस बार जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो रही है वो डीसी सोर्स से नहीं हो रही, किससे हो रही है, एसी सोर्स से। एसी सोर्स की पोलरिटी प्रतिपल बदलती रहती है, एक बार के लिए यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ, जब ये प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पर एस और यहाँ क्या बनेगा, एन। अगले पल यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर एन और यहाँ क्या बनेगा, एस। ये पोलरिटी प्रतिपल क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। किस आधार पर, अब बता, जद बता, किस आधार पर चेंज होती रहेगी पोलरिटी है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। के आधार पर, आवर्ती के आधार पर। आवर्ती पढ़ेंगे कब, ऐसी थ्योरी में। ठीक है, वैसे भारत की आवर्ती कितनी है, 50 के हर्ट्ज, बस वो एक रटो लगा रखी है। ठीक है ना। दुनिया में आवर्ती के मानक रेंज क्या है, 50 और 60। भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज क्यों है, हैं? अच्छा, लगभग उपकरण 50 हर्ट्ज का, तो 60 हर्ट्ज वाला क्यों कौन नहीं बने। भारत की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज क्यों नहीं है, 50 ही क्यों है, रोड़ो के है। ठीक है, आगे बताऊंगा, बाकी वो ढूंढेगा मन ध्यान है। ठीक है, कल टेस्ट है, जब भी मैं नंबर नहीं आया नहीं तो देख ले, विकास ने ढूंढने की जरूरत को नहीं है। अगर टेस्ट के अंदर 30 से कम नंबर आएंगे कल किसी के भी, 50 नंबर का है, कितने नंबर से, 30 से नंबर कम आएंगे, जितने नंबर कम आएंगे, ठीक है ना, उतने डंडे पड़ेंगे, सोच लेना। जितने नंबर कम आएंगे उतने डंडे पड़ेंगे। 45 कम आ गया, ठीक है, तो जितना नंबर कम आसी बितना डंडा पड़ेगा। सबके लिए टारगेट क्या है, अलग अलग है, हैं? तेरे खातर है 30 ही, मदनिया तेरे वास्ते 35 है। ठीक है, और कौन, अरे हाँ, 35-40 के बीच में, 45-40, ठीक है। और कौन, अरे पुराना, हाँ, 35-40 के बीच में, ठीक है। हाँ, 40-50 के बीच में। हाँ तू चारण, ठीक है। मन कौन ले लो अगला, मन कौन ध्यान के पढ़ना रहे तुम, ठीक है ना। बाकी कितने टारगेट है, 30 से जिनको कह दिया उनके उतने उतने नंबर है। मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है, पहले तो भूल जानता हूँ मैं। अब रिकॉर्डिंग देखूंगा, इतनी सी चला ले, कितना बजे है, 7 बज गए, 6 बज गए, ठीक है, 46 मिनट, 5 बज के 46 मिनट थे, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्डिंग अपने को देखनी है, पता लग जाएगा किसको कितना टारगेट दिया। जितने नंबर कम है, मजाक नहीं कर रहा, उतने ही क्या पड़ेंगे, ठंडे, ठंड बहुत पड़ेगी कल। गुप्त सूचनाओं से पता लग रहा है कल ठंड ज्यादा पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, और डंडो गर्म को नहीं करूंगा, ठंडो ही रखूंगा मैं। क्या, क्यों, कल टेस्ट दे के थाने बिठाऊंगा मैं, ठीक है। रातों आती देखी तू रिजल्ट, इनू हमार सीट मशीन में जू, इनू रिजल्ट बारा, इन्हें फटाफट प्रसाद ले और विदा, ठीक है। कोई दिक्कत को नहीं, हाथों हाथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है कल, ठीक है ना। 2000 करांगा थारू। लिखो नेक्स्ट, हिस्टेरेसिस क्षति, लॉसेस। लिखो, किसी पदार्थ को बार बार चुंबकित, किसी पदार्थ को बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित करने पर
किसी पदार्थ को बार बार क्या चुंबकित तथा विचुंबकित करने पर पदार्थ में उत्पन्न अवशिष्ट चुंबकत्व को पदार्थ में उत्पन्न अवशिष्ट चुंबकत्व को निराकृत करने के लिए पदार्थ में उत्पन्न अवशिष्ट चुंबकत्व को क्या करने के लिए निराकृत करने के लिए वैद्युतिक शक्ति का अपव्यय होता है। वैद्युतिक शक्ति का अपव्यय होता है जिसे हिस्टेरेसिस क्षति कहा जाता है। इसे हिस्टेरेसिस क्षति कहा जाता है। ठीक है, इस क्षति के कारण पदार्थ या कोर गर्म हो जाती है। इस क्षति के कारण पदार्थ या कोर क्या हो जाती है गर्म हो जाती है, क्योंकि वैद्युतिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। क्योंकि ऐसे लिखो, क्योंकि हिस्टेरेसिस क्षति के कारण वैद्युतिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। क्योंकि वैद्युतिक ऊर्जा हिस्टेरेसिस क्षति के कारण किस में बदल जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, हाँ यहाँ थ्योरी ना चढ़ा भी समझाऊंगा, सारा समझ में आज टेंशन ना ले। ठीक है, हिस्टेरेसिस क्षति का मान मुख्य रूप से सप्लाई की आवृत्ति पर निर्भर करता है। हिस्टेरेसिस क्षति का मान मुख्य रूप से किस पर सप्लाई की आवृत्ति पर फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, जितनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी का मान चेंज होगा उतनी जल्दी जल्दी या उतनी ज्यादा मशीन में क्या होगी कोर में क्या होगी लॉसेस होंगे। डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है 0 होता है, इसलिए अगर डीसी सप्लाई दे देंगे धारा की दिशा जब बदलेगी नहीं तो कोई क्षति। ये क्षति कब होती है जब आप एक बारी पदार्थ को प्लस में चुंबकित कर देते हो फिर दोबारा से उसको विपरीत दिशा में उसकी पोलरिटी क्या करते हो चेंज। एक बार आपको यहाँ एस चाहिए लेकिन अगले ही पल आवर्ती के अनुसार यहाँ पर क्या ले आते हो एन ले आते हो। जब ये कार्यक्रम चलेगा ना तब लॉस सामने आता है। अभी अब वो कहां से लॉस सामने आएगा कैसे आएगा फिर उस वक्र को पूरा करेंगे। अब आपका हिस्टेरेसिस वक्र आपका कंप्लीट तैयार होगा। ठीक है, लिखो हिस्टेरेसिस क्षति का प्रतीक जो है वो तो होता है WH, वैसे वाट में मापा जाता है। हिस्टेरेसिस क्षति का प्रतीक है W के पैरों में H, W यानी कि वेस्टेज और H मतलब किसकी वजह से हिस्टेरेसिस की वजह से। तो कौन सी वेस्टेज है कौन से हानियां हैं हिस्टेरेसिस हानि है भी। ठीक है ना, प्रतीक हो गया WH। और मात्रक क्या है मात्रक वाट क्यों है क्योंकि ये वैद्युतिक शक्ति की क्षति है। किसकी क्षति है इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्ट होती है बेमतलब ही होनी नहीं चाहिए थी होती है। किसकी वजह से हिस्टेरेसिस की वजह से। अभी समझोगे तब पता लगेगा, इसलिए इसको नापा किसमें जाता है वाट में। हिस्टेरेसिस क्षति के कारण जो वैद्युतिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है वो किसके रूप में बाहर निकलती है ऊष्मा के रूप में। तो मशीनों के गर्म होने का कारण क्या है छत का पंखा थोड़ी देर चलता है उसकी वजह से थोड़ी देर बाद में गर्म हो जाता है। रीजन कई हैं लेकिन उनमें से एक कारण कौन है हिस्टेरेसिस क्षति है। एक रीजन ये भी है घर्षण कर रहा है, पैरिंग क्या कर रहे हैं आपस में घर्षण से भी क्या हो रहा है गर्म हो रहा है। हिस्टेरेसिस क्षति की वजह से भी क्या हो रहा है गर्म हो रहा है। और भी बहुत लॉसेज हैं धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। तो ये था WH और इसको ज्ञात करने का सूत्र जो है वो ये रहा भी WH बराबर है रटे लगे हुए शायद आगे कौन लगे रखे
उतार लो। नीटा इंटू बी मैक्सिमम इंटू एफ इंटू बी। नीटा बी के पैरों में, एम मतलब मैक्सिमम, बी क्या है फ्लक्स घनत्व, ठीक है ना, एफ क्या है और वी क्या है वोल्टेज। लिखो। वेग है, ये देखो, और फेंको आने दो। वी है वॉल्यूम, अब क्या होगा आवाज नहीं, सर्वास्थ तो हर चीज का नाम उपलब्ध है। क्या लिखो यहाँ, नीटा सॉरी है, नीटा क्या है हिस्टेरेसिस नियतांक। यहाँ नीटा है हिस्टेरेसिस नियतांक, हिस्टेरेसिस कांस्टेंट। ठीक है, आपका काम सुन लो, विभिन्न पदार्थों के हिस्टेरेसिस नियतांक लिख के लाने। विभिन्न पदार्थों के हिस्टेरेसिस नियतांक लिख कर लाने हैं। ये टॉपिक के बीच में मत लिखना, अभी टॉपिक पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। अब विभिन्न के तो लिख के लाने ही लाने हैं, अब मैं बता रहा हूं उनके तो लिख के लाने ही लाने हैं, चाहे कठुई ले आओ भले। ठीक है, लिखो नरम लोहा हो गया, सिलिकॉन स्टील, कठोर लोहा कठोर लोहा, बस इन तीन के तो चाहिए ही चाहिए, और बाकी तांबा चांदी सोना पीतल थे की मर्जी काट लो, वो देख लेना जाके। क्या लिख के लाने, हिस्टेरेसिस नियतांक। तो यहाँ पे नीटा हिस्टेरेसिस नियतांक कोई मात्रक नहीं होता है इसका, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब देखोगे ढूंढोगे तो मिल जाएगी, किताबों में मिल जाएगी, ऑनलाइन तो फिर ढूंढ ही लोगा। उसके बाद में बीएम अधिकतम फ्लक्स घनत्व, बीएम है अधिकतम फ्लक्स घनत्व, बी मैक्सिमम किसमें, टेस्ला में, इसमें या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में लिखना है। हो गया, बीएम के सिर पर के रखड़ी है, बात है कितना है 1.6। फिर लिखो ये 1.6 क्या है, ये भी ढूंढ के लाना है। अके अड़ंगो हो वो भी ढूंढ के जानो है, देख ले। हाँ बताने को तो अभी बता दूं, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट तो लगेगा ही नहीं। अच्छा जब आप ढूंढ के लाओगे तो आपको कई चीजें और मिलेंगी। हाँ सोमवार ढूंढ लेना, यानी कि था 2.5 दिन है, ठीक है नहीं, लिखो एफ फालतू, हाँ तो लिख ले फिर फ्रीक्वेंसी, इसमें हर्ट्ज में, हर्ट्ज, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, किसमें नापी जाती है हर्ट्ज में, ये भी वैज्ञानिक है कोई। वी कोर का आयतन, या चुंबकीय पदार्थ का या चुंबकीय कोर का आयतन, किसमें आयतन की इकाई मीटर क्यूब में, मीटर की घात 3 में, मीटर की घात का क्यूब है, देखो तू ठोल से दे, ठीक है ना, मीटर क्यूब में, समझ में आ गई बात। ये 1.6 एक नियतांक है भी, क्या एक वैज्ञानिक के नाम पे इसको दिया गया है। ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, मैक्सिमम वैल्यू 2.5 तक जाती है, मिनिमम वैल्यू 0.5 या 0.6 के आसपास होती है। जिस चीज के लिए ये सूत्र तैयार हुआ है वो सूत्र है आपका लोहा। वो सूत्र क्या है आपका, उसमें जो कोर है हमारी वो किसकी बनी हुई है, वो लोहे की बनी है, और लोहे के लिए इस नियतांक को मान यूज करते हैं 1.6। इसको बोलते हैं स्टीन मेड्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्टीन मेड्स कांस्टेंट बोलते हैं। 1.6 इसकी वैल्यू किसके लिए ली जाती है, आयरन के लिए, और किसी धातु की ले लोगे तो मान क्या आएगा, अलग आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर सभी जितनी भी मशीनें आगे बढ़ेंगे, जनरेटर मोटर अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर, सब में कोर किसकी है
लोहे की है, चाहे वो नरम लोहा ऐसे नरम लोहा सिलिकॉन स्टील ही है, तो उसके लिए स्टीनमेट्स कांस्टेंट का मान हमेशा ही गणनाओं में कितना होता है 1.6 लिया जाता है। समझ गए ना? लिखो आगे, फिर भी ढूंढना। ठीक है, लिखो यहां 1.6, यहां 1.6 स्टीनमेट्स कांस्टेंट या नियतांक कहलाता है। स्टीनमेट्स कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इसका मान 1.5 से 2.5 के बीच होता है। इसका मान 1.5 1.5 से 2.5 के बीच होता है। लोहे के लिए इसका मान 1.6 लिया जाता है। लोहे के लिए इसका मान 1.6 लिया जाता है। ठीक है, चलो ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ तो। अब समझते हैं हिस्टैरिसीस लॉस क्या चीज है। तो अब की बारी जो हमारी मैग्नेट थी उसमें सप्लाई कौन सी दी है? अभी ऐसी दी है। और कुछ चीजें तो आपको पहले से ही पता है इसलिए जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा था? 0। इस जगह कौन सा मान था? H किसका? इधर B किसका? इधर B किसका? इधर H किसका? अब तक जो धारा प्रवाहित करवाई थी हमने एक ही दिशा में थी, तो जो लूप बना था वो एक ही दिशा में बना था। लेकिन जैसे ही एसी सप्लाई दोगे कुछ देर बाद में धारा प्लस से चलती हुई किसमें आ जाएगी? तो दोनों तरफ हमारे लूप का निर्माण होगा। तो चलते हैं शुरुआती लूप में। हम चले थे 0 से, धीरे धीरे H का मान बढ़ाते गए, एक समय बाद में लूप सीधा होने लग गया। इसका मतलब कौन सी अवस्था आ गई? संतृप्त अवस्था, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यहाँ हमने P लिख दिया। उसके बाद में H के मान को कम किया, लेकिन B का मान 0 तक नहीं पहुंचा। पदार्थ में क्या रह गया था? OC नामक अवशिष्ट चुंबकत्व रह गया। अब ध्यान से देखो लॉसेस कहाँ है। अब क्या होगा यदि आप इस पदार्थ को विपरीत दिशा में चुंबकित करना चाहते हो? आप चाहते हो कि पदार्थ जो है इसकी पोलरिटी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो पहले इस पोलरिटी को खत्म करना पड़ेगा जो अवशिष्ट के रूप में मौजूद है। ठीक है ना? पहले पोलरिटी थी बड़ा SN। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे आपने धारा के मान को शून्य कर दिया तो ये S बड़ा तो नहीं रहा, ना ही N बड़ा रहा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या रह गया? छोटा S और यहाँ पे छोटा N, यानी कि ये OC क्या रह गया? OC अवशिष्ट चुंबकत्व को दिखा रहा है थोड़ा सा, है ना? अब ये जब तक ये अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त नहीं होगा तब तक नई पोलरिटी नहीं आएगी। जब तक आप मरोगे नहीं आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो मैं ये बात को नहीं आई? जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक यहाँ S और N एक साथ एक जगह पर कभी नहीं आ सकते। ध्यान रखना, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें एक ही तार पर उपस्थित हो सकती है? नहीं हो सकती, वो शॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कॉन्सेप्ट है और जो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है दोनों एक जैसे ही है। ध्यान रखना, तो एक ही पोल पर N और S हो सकते हैं क्या? एक चुंबक है उसका यहाँ N है और यहीं S है, कभी नहीं हो सकता ना। तो पहले ये S क्या होगा? खत्म होगा। पहले ये OC क्या होगा? खत्म होगा। इसको खत्म करने के लिए आपको विपरीत दिशा में थोड़ा सा बल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और तब जाके ये OC यहां से यहां आएगा। ये हो गया खत्म। यानी कि आपने B के मान को भी क्या कर दिया? 0। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? OD नामक बल व्यर्थ गया। OD नामक व्यर्थ क्या गया? बल व्यर्थ गया, जो विपरीत दिशा में लगाया गया। व्यर्थ गया कि नहीं गया? इस OD ने क्या किया है? OC को समाप्त किया है। ठीक है ना? यहाँ बोलोगा ज्यादा सही रहेगी। इस OD ने अर्थात विपरीत दिशा में लगाए गए बल ने इस अवशिष्ट चुंबकत्व अर्थात OC को क्या किया? समाप्त किया। जैसे ही ये समाप्त हो गया इसका मतलब हमारी नेक्स्ट कंडीशन आ गई कि ये जी S खत्म, ये N खत्म। अब पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित होना क्या होगा? शुरू होगा। अब इसकी ध्रुवता चेंज होगी और यहां से पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित होना शुरू हुआ और यहां पहुंचा। अब विपरीत दिशा में बल बढ़ाने पर भी B के मान में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो इसको बोल सकते हैं P2, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन 2। वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन
1 मान लो, थारी मर्जी है, छूट है थाने, कुछ मर्जी मानो चाहे, ठीक है ना। अब क्या है, एच के मान को वापस क्या करो, शून्य करो। एच के मान को शून्य किया किया किया, लेकिन बी का मान फिर शून्य नहीं हो गया, नहीं हुआ। पदार्थ में थोड़ा सा क्या रह गया, अवशिष्ट चुंबकत्व, नाम क्या है, ओ ई। क्या रह गया, अब इस ओ ई को समाप्त करने के लिए इस विपरीत दिशा से फिर विपरीत दिशा में क्या लगाना पड़ेगा, बल। इस दिशा से कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में फिर से बल लगाना पड़ेगा। ये लगाया, कौन सा बल, ओ एफ। ओ एफ ने क्या किया, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त किया। क्या ये हमारे काम आया क्या, समाप्त होने वाले कार्यक्रम में जो बल लगा था उससे कुछ एक्स्ट्रा काम किया क्या। एक छोटी सी बात है, यदि ओसी 0 होता, ओसी क्या होता, 0 होता। मैं एक काल्पनिक रेखा खींच रहा हूं इसके अंदर यदि हमारा ये ओसी इस प्रकार से यहीं आ जाता, 0 ही हो जाता, तो क्या हमें ये ओडी लगाना पड़ता क्या। अगर हिस्टैरिसीस कोई किसी से पिछड़ता ही नहीं, दोनों साथ साथ चलते, ठीक है, तो क्या हमें विपरीत दिशा में बल खपत करना पड़ता क्या। अगली बारी पदार्थ यहीं से ही विपरीत दिशा में चुंबकित होता कि नहीं होता। लेकिन लॉसेज हुआ ना, सॉरी, जो बल है आपका विपरीत दिशा में लगा ना, अवशिष्ट चुंबक तो बचा ना, तो उसको समाप्त करने के लिए बल भी लगाना पड़ेगा, है ना। अब इस दौरान क्या होगा, यहां से OF लग गया, OF ने किसको समाप्त किया, OE को। नाखून नाखा मेरा पक गए, बदड़ा पैदे दूं लगी। उसके बाद में यहां आने के बाद में वापस पदार्थ संतृप्त अवस्था में पहुंच गया। फिर जैसे संतृप्त अवस्था में पहुंचा, इतने में धारा की क्या बदल गई, फिर यहां से यहां तक पहुंचे, फिर पदार्थ में क्या आया, ओसी नामक अवशिष्ट चुंबकत्व, उसको समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में बल। फिर पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित हुआ, उसने अपनी ध्रुवता क्या कर ली, बदल ली। फिर धारा की दिशा एकदम से बदलने लगी, धारा की दिशा एकदम से बदलती है, प्लस से सीधा माइनस में नहीं आती, प्लस से पहले जाती है 0। क्या जाती है, 0। 0 जाने के बावजूद जब विपरीत दिशा में थोड़ी सी धारा गई व्यर्थ, किसको समाप्त करने के लिए, ओई को समाप्त करने के लिए, तो फिर से क्षति हुई। एक बार ओडी नामक क्षति, एक बारी ओई नामक क्षति, और अब पदार्थ वापस पॉजिटिव में। और ये लगातार तब तक चलता रहता है जब तक धारा की क्या चेंज होती रहे, दिशा चेंज होती रहे। ये होता है हिस्टैरिसीस लूप। अब ध्यान से सुनो और सिर्फ ABCD के आधार पे बातें करनी, फालतू बोल गया की भी तो सोच लेना, ठीक है ना। हमने पदार्थ पर H कहां से लगाना शुरू किया था, 0 नहीं बोलोगे, ABCD से बोला है। ABCD में 0 नहीं होता, वो गणित में होता है। फिर देख, भिड़ता ही गणित देख करनी करनी है। बल कहां से लगाना शुरू किया, बल की दिशा क्या थी, प्लस, यानी कि प्लस H लगाया। पदार्थ धीरे धीरे क्या ग्रहण करने लगा, मैं मारो मुक्को सड़ा मुंह पर, क्या ग्रहण करने लगा, चुंबक। तो क्या ग्रहण करने लगा, चुंबक। तो बोलना ही नहीं है, क्या ग्रहण करने लगा, P। पदार्थ ने कहां तक B ग्रहण किया, P तक। P के बाद में हमने किसके मान को 0 कर दिया, H के मान को कहां तक ले आए, 0 नहीं है, O तक। कहां तक लाए, O तक लेके आए। लेकिन पदार्थ में B O तक नहीं आया, वो कहां रुक गया, C तक रुक गया। इसका मतलब पदार्थ में क्या बचा, अवशिष्ट चुंबकत्व कितना, OC। क्या बचा, अवशिष्ट चुंबकत्व OC। यहां तक तकलीफ है, नहीं है। अब इस OC को समाप्त करने के लिए हमने एक बल लगाया पहले से विपरीत दिशा में। उस बल का नाम क्या है, OD। OD ने क्या किया, OC को समाप्त किया। जैसे ही OC समाप्त हुआ, बल हम हटा नहीं पाए, बल फिर लगता ही रहा, कौन सी दिशा में। और पदार्थ के चुंबकत्व की ध्रुवता क्या होगी, चेंज होगी। पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित होना शुरू हुआ। कहां तक चुंबकित हुआ, उसके बाद में H की दिशा फिर से क्या होगी, बदल गई, और H का मान पुनः O तक पहुंच गया, यानी कि 0 हो गया। लेकिन जैसे ही H तो O तक पहुंच गया, लेकिन पदार्थ में अब फिर बच गया OE, क्या, अवशिष्ट चुंबकत्व। इस OE को समाप्त करने के लिए फिर से विपरीत दिशा में बल लगाया। कौन लगाया, OF ने OE को क्या किया, समाप्त किया। और जैसे ही OE समाप्त हुआ, पदार्थ ने फिर अपनी पोलरिटी चेंज की और फिर से विपरीत दिशा में चुंबकित हुआ, कहां तक। और ये लगातार इसी प्रकार से फिर चलता रहता है तब तक जब तक कि धारा की दिशा, सप्लाई की आवृत्ति क्या होती रहे, चेंज होती रहे, ठीक है ना। तो इसमें लॉसेस कहां है, लॉसेस का नाम बताइए, OD और OE। F नहीं, सॉरी, OD और OF, ठीक है ना। लॉसेस कहां है, OD और
OF आपके लॉसेज हैं। जब जब धारा की दिशा बदलेगी विपरीत दिशा में बल आपका व्यर्थ जाएगा। अब हर बार जब इतना इतना बल व्यर्थ जा रहा है तो कोर इतने इतने बल के कारण क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होती है तो ये नुकसान काउंट होता है। गर्मी से मशीन को और भी नुकसान पहुंचता है। आगे पढ़ेंगे वाइंडिंग जल सकती है नहीं जल सकती है। तो ये जो वक्र बना है ये भी कौन से लोहे का है, ये नरम लोहे का। यदि ये कठोर लोहे का बनता पता है कैसा होता, अरे कोर बढ़ जानती। ठीक है जल्दी से देखते हैं। फिर वो ऐसे बनता, फिर कैसे बनता, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यानी कि इतना सारा बल हमारा विपरीत दिशा में क्या जाता, व्यर्थ जाता, क्योंकि इतने सारे चुंबकत्व को क्या करना था, समाप्त। इसकी वजह से लॉसेस बहुत ही क्या होता, ज्यादा होता। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? इसको बोलते हैं लूप क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? यदि किसी पदार्थ के हिस्टैरिसीस लूप का अध्ययन करने पर उसका क्षेत्रफल अधिक बड़ा पाया गया, इसका अर्थ है कि उसमें लॉसेस बहुत अधिक है। और जिसका क्षेत्रफल बहुत ही कम पाया गया उसमें लॉसेस क्या है, कम है। तो फिर कोर किस धातु की ले जिसका हिस्टैरिसीस लूप क्या बने, छोटा बने, कम बने। ठीक है ना? अब मदन लाल कैसी, तो इसी धातु की ले लो जिनको हिस्टैरिसीस लूप बने ही ना, तो उसका चुंबकत्व भी फिर बनेगा नहीं। ठीक है ना? तो मैंने कहा इसको पकड़ के पूरा चुंबक तो पढ़ा दूं, सारी मैग्नेटिक फील्ड करवा दूं इससे, मैं सिर्फ किससे, हिस्टैरिसीस से। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ हिस्टैरिसीस ही कर लो तो बहुत है। ठीक है, बना लो। फिर घर जाके काम करना है। यहां P1 पॉइंट ऑफ सैचुरेशन 1, P2 पॉइंट ऑफ सैचुरेशन 2, OC तथा OE क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व। OD और OF क्या है, विपरीत दिशा में लगाया गया बल, जिसको बोलते हैं कोरेसिविटी, निग्राहिता। अभी टॉपिक है आपका, ये बनाओ। नहीं इतने हैरान हो देखने ला रहे हो जिया कई नई चीज ही कराने ला रहे हो मैं। कल सुबह आ जाओगे 7 बजे? फिर क्या, मैंने कब है, कौन कौन नहीं आ पाएगा? एक तो नहीं, थोड़ी सब्र करेगा। नहीं प्रसाद लेना 5 बजे आना कल। हाँ बस, तो सामने दिन के आना है 5 बजे। बड़े बड़ा 9:30 तो उठो, दिन के आ जाओ थे। हैं शाम को ही देख देख, शाम में फिर पढ़ाऊंगा। देख मुंह, इंग मुंह देख, पढ़ाई के नाम देख क्या है, इतना समूह हो गया, प्लानिंग बना लिया ना। ए दिन का टेस्ट 8 बजे दे देना, 8:30 बैग हट लिया चक्के सीधा काम। स्कीमा स्कामा होगी सी फेल। ठीक है ना? हाँ, ना जीऊंगा, ना कहीं जाऊंगा, ना जाने दूंगा। ठीक है ना? हाँ तो घर ही रहूं तो मैं तो सारी बजाऊं किन, किन्ने उड़ जाऊं बता, किन्ने जाऊं बता, तो जगह बता रखी पिसा देते फिर उड़ जाऊंगा मैं। काम वही है। सास रे मैंने बुलाओ कौन नहीं, नाने रहे, अब नाना नानी तो गया है, मम्मा सा का मीति बना को नहीं। और बता, आन दे, बुआ सा बना को नहीं, और बता। ठीक है, ओके दादा कर उड़ जाओ, दादा ऊपर गेड़ा भीतर दूर जाए देखो नहीं। ठीक है ना? तो ये चीज है अभी। तो मैं परेशान बहुत करूंगा, अभी तो देखो वैकेंसी नहीं है कोई। ठीक है ना, इसलिए आपको परेशानियां कम देखने को मिल रही है, नहीं तो फिर संडे को ही आना पड़ता। ठीक है ना, शनिवार तक हम पढ़ते, 6 दिन पढ़ाई होती है, क्या पता संडे को ही पढ़ाता, एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा क्लास, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। अभी कोई वैकेंसी तो मेरे कोई आएगी, उम्मीद भी दूर दूर तक नजर आवे को नहीं। डीआरडी का फॉर्म किस किस का भरा हुआ है? कोई नहीं, बस आए एक मात्र है, पेपर आ जाएगा अगले महीने तक। ठीक है,
है? मैं तो काटी कौन तारीख, ठीक है ना। हाँ तो मैं क्या बोलिए, आई तो बात बोलिए, अगला महीना पहले दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर आई तो बोलिए, 6 तारीख में पहला हफ्ता खत्म थोड़ी होगा, ठीक है ना ही 12 तारीख नहीं पहला दूसरा हफ्ता खत्म हुआ है, तो ये चीज है, हो जाएगा पेपर, टेंशन मत लो। लेकिन टेंशन ये लो कि आप करके क्या होगे, कितना आवे तो किया नहीं है, नंबर थारा कितना आना है, 22 23 120 में कितना, 120 में से 101 वाले का सिलेक्शन होएगा, 105 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, एक वाला रह सकता है, ठीक है ना। ये भी पहला पहला पेपर ही है, उसके बाद में इंटरव्यू में प्रैक्टिकल में वो क्या करवाएंगे वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये आसान नहीं है डीआरडीओ, ठीक है, लेकिन बहुत आसान था कभी किसी जमाने में, अभी भी आसान ही है, बस मेहनत करो, ठीक है। मेरा 3 बार डीआरडीओ के पेपर क्लियर किए हुए, सेप्टम 6 7 और 8, ठीक है, लगातार सिर्फ एंजॉय मजा मस्ती करने जानता हूँ, थारा बरगन देख के हंसता हूँ मैं, देख लो पढ़े इनका नोट्स मेरला, ठीक है ना, मैं मेरला पढ़ के यहाँ कौन पार पड़े तरी, और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान पेपर आते, पोस्टें कम आती है, 5 10 15 20 50 पोस्ट है, ठीक है। तो वो देखो मैं तो 3 बार ही कर सकूं, तो एक बार ही क्लियर कौन कर सकोगे, कर सको बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीज है, अरे प्रयास करो, मैं पढ़ाई में थानो ही कमजोर हो, वो किन्ने के मैं थड़ भाई आपड़ो 7.5 आया तो आप मेरे को दिया है नहीं, ठीक है ना। मैथ में से नंबर जब घर वाले पूछते थे टेस्ट होया कितना नंबर आया, मैं 2 नंबर आया, टेस्ट कितना को 5 को, ठीक है ना? ठीक है, अब वो 2 भी कैसे आते थे मेरे को ही पता है, कितना वो खा जाता तो मैं कभी इन्हें देख तो कभी इन्हें देख तो, यहाँ कर करके मसा देख देगी कोई बता तो और कौन मरे, ठीक है ना। ये चीज है, तो उन दौर से निकले में आपसे भी कमजोर था पढ़ाई में, मैं ध्यान रखना, राज था नहीं पढ़ाने ला रही हूँ बता, ठीक है। टाइम का कोई पता नहीं है, आपके दिमाग की वो इंद्री जागनी चाहिए, कब जागेगी बेटा, सारी भागी बाजी की पुट्ठी ले आओ भैया, ये कौन पार पड़े, ठीक है ना, आंका ना काट। देखो नेक्स्ट, अगला टॉपिक, निग्राहिता, निग्राहिता कोरेसिविटी, निग्राहिता यानी कि कोरेसिविटी, देखो किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए बल को किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए विपरीत दिशा में लगाए गए बल को निग्राहिता कहते हैं। विपरीत दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, निग्राहिता या कोरेसिविटी कहते हैं। इसे -h से लिखा जाता है, इसे इससे -h, माइनस का निशान घटाव नहीं बता रहा, ये बता रहा है दिशा क्या है, हर बार विपरीत है, इसे -h से लिखा जाता है। इसे प्रति चुंबकन बल भी कहते हैं, इसे प्रति चुंबकन बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रति चुंबकन बल। एक तो होता है चुंबकन बल जो पदार्थ को क्या करेगा, चुंबकित करेगा, एक है प्रति चुंबकन बल जो पदार्थ के चुंबकत्व को क्या करेगा, समाप्त करेगा। ये बल हमेशा पहले लगाए गए बल के बिल्कुल क्या होगा, विपरीत होगा। तो ध्यान से देखो चित्र में प्रति चुंबकन बल कौन कौन से हैं, ओ डी और ओ एफ, ठीक है ना। लेकिन अब कई कहेंगे जी वो तो प्लस को है, कई क्या कहेंगे प्लस का है। तो ध्यान से देखो यहां जो बल लग रहा था वो नीचे की ओर लग रहा था, अब की बारी जो बल लग रहा है वो नीचे ऊपर, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है कि नहीं है, विलोम है कि नहीं है, प्रति है कि नहीं, उल्टे है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये माइनस में लग रहा है तो माइनस का विलोम क्या होगा,
लिखेंगे तो प्लस से ही, ठीक है। प्रति विलोम तो है ना, पहले इस दिशा में था, अब की बारी बल की क्या बदल दी, दिशा ही बदल दी, तो ये प्रति चुंबकन बल है। हमेशा ही किससे लिखा जाएगा, माइनस एस से, और इसको बोलेंगे एक और नाम से पुकारेंगे तो प्रति चुंबकन बल, इंग्लिश में नाम आएगा कोरेसिविटी। समझ गए? एक और लिख लो, फिर नए टॉपिक पे चलते हैं। लिखो संतृप्त अवस्था या संतृप्तता, ऐसे लिखो, चुंबकीय संतृप्तता, मैग्नेटिक सैचुरेशन। चुंबकीय संतृप्तता, मैग्नेटिक सैचुरेशन। देखो किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए, किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए उस पर लगाए गए उस पर लगाए गए चुंबकन बल के मान को, किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए उस पर लगाए गए चुंबकन बल के मान को बढ़ाने पर भी उस पर लगाए गए चुंबकन बल के मान को क्या करना है, बढ़ाने पर भी यदि पदार्थ में कोई चुंबकत्व, यदि पदार्थ में और अधिक चुंबकत्व उत्पन्न ना हो, बढ़ाने पर भी यदि पदार्थ में और अधिक चुंबकत्व उत्पन्न न हो, तो यह अवस्था, या यह स्थिति उस पदार्थ की संतृप्त अवस्था कहलाती है। तो यह अवस्था उस पदार्थ की क्या कहलाती है, संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन पॉइंट कहलाती है, या संतृप्तता कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक पदार्थ है जो पहले से ही चुंबक है, एक पदार्थ है जो पहले से ही चुंबक है, और अब हम उस पर और चुंबकन क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और अब जब बल लगाया तो पदार्थ ने और ज्यादा चुंबकत्व ग्रहण नहीं किया, तो एक सीमा आ गई। अब चाहे बल कितना मर्जी लगा दो, अब थाने चाहे कितना मर्जी पढ़ा दूं मैं, ठीक है ना, आप और ज्यादा चुंबकत्व ग्रहण नहीं करोगे, इसका मतलब आप क्या हो चुके हो, संतृप्त हो चुके हो। ठीक है ना, तो ये संतृप्तता कहलाती है। किसकी संतृप्तता? ठीक है, अब जिन पदार्थों में पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जल्दी आ जाता है, वो पदार्थ क्या बनने के लायक है? जिन पदार्थों में पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जल्दी आ जाता है, वो जल्दी संतृप्त हो जाते हैं, वो पदार्थ कौन सी चुंबक की भांति, स्थायी चुंबक की भांति काम करने के योग्य होते हैं। और जो विद्युत चुंबक है ना, उनका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन काफी बाद में आता है, इसका मतलब वो जल्दी से संतृप्त नहीं होते। इसीलिए विद्युत चुंबकों की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। यदि हम कोर स्थायी लोहे की बना दें, स्थायी लोहा क्या, सॉरी, कठोर लोहे की यदि हम कोर बना देंगे, तो वो कोर तुरंत ही क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। लेकिन नरम लोहे की कोर जो है वो तुरंत संतृप्त नहीं होगी, वो और ज्यादा चुंबकत्वान दे। ठीक है ना। हाँ, ब्याह में जिमन थाने भेजा, ठीक है, तो थारा में कई तो है ऐसा, यहाँ सूंघता ही हमें पेट मिल गया, ठीक है, और कई लागा खाने 8 बजे बढ़ेगा और 12 बजे 6 बारी जिम लेगा भाई, ठीक है ना, 3 बारी फ्रेश भी हो जाएगा बीच में, ठीक है ना। अब ऐसे लोग भी हैं कई, यानी कि उनका संतृप्त पॉइंट बहुत ही आगे तो मैं ही बात को नहीं। हाँ, ये सिस्टम है। तो आपका संतृप्त बिंदु समय निर्धारित करता है, ठीक है ना। 1.5 घंटे में स्टूल की कठोरता पहले से 3 गुना बढ़ जाती है। कठोरता समय के समानुपाती होती है नहीं, स्टूल करड़ा आया हुआ है। लिखो नेक्स्ट। 1.5 घंटे के पश्चात प्रति सेकंड, ठीक है, मैं प्रति सेकंड स्टूल की कठोरता स्क्वायर के हिसाब से बढ़ती रहती है। और यदि 1.5 घंटे में 15 मिनट और ऐड कर दे तो प्रति सेकंड कठोरता क्यूब के आधार पर बढ़ने लगती है, तब सीमाएं टूट जाती है और फिर विरोध शुरू होता है। फिर पानी पियावा ओ वो ये चीजें शुरू होती है, नए प्रभाव निकल के सामने आते हैं। इसको क्या कहते हैं?